राजस्थान में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने के बाद मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन तमाम मंत्रियों ने इस बार मिशन 2023 को लेकर मुहिम में जुटने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को जनता से जुड़ाव रखने, जन सुनवाई करने और जनता के काम करने पर फोकस करने का आह्वान किया। साथ ही मंत्रियों को हिदायत भी दी, वो जनता की जाजम पर जनता के बीच बैठें, ताकि मिशन 2023 में जनता फिर से उनके लिए जाजम बिछा सके। और इस बीच सीएम गहलोत ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा खेमे में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार बन रहे हैं। कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि अभी लोगों का मूड क्या है। उसी रूप में जो हमारे मंत्री बने हैं या पहले थे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रदेशवासी आएंगे उनके मिलने के लिए, उनका टाइम फिक्स हो कि इस टाइम वो मिलेंगे घर पे बिना अपॉइंटमेंट। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर एक बार फिर से तंज कसा। साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी का हवाला भी दिया। हालांकि इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे को निजी यात्रा करार देकर राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष भाजपा ने पल्ला भी झाड़ा, लेकिन ये जरूर माना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी, ताकि चुनावी मिशन 2023 में पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया जा सके। वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। अमित शाह जी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को अध्यक्ष के नाते बहुत जमीनी तौर पर मजबूती से खड़ा करके और पार्टी को सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा, इसलिए उनका व्यक्तित्व विराट है और उनके आने से निश्चित रूप से राजस्थान को भी खासतौर पर और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। मिशन 2023 में भाजपा और कांग्रेस ने अपने घोड़े दौड़ा दिए हैं, लेकिन दोनों ही दलों को अंदरूनी गुटबाजी से निपटने के लिए चाणक्य नीति अपनानी होगी। देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा इसके लिए कौन से कदम उठाते हैं। नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, यूं तो अगर बात करें 2023 अभी बहुत दूर है, यानी कि 2 साल है, लेकिन राजनीतिक दलों को लगता है कि ये कल की सी बात है। उन्हें लगता है कि 2023 आने वाली है और हमारी तैयारियां अभी कम हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तो यह चाहती है कि हमारी सरकार वापस लौटे 1998 से जो मिथक बना हुआ है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हम उसको अब की बार तोड़ देंगे। उधर बीजेपी का साफ कहना है कि सरकार अपनी उल्टी गिनती गिन रही है। कितने दिन के मेहमान है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है। दूसरे दल भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके एक डिसीजन का इंतजार सबको था कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा या विस्तार होगा, लेकिन ये विस्तार रहा और इसमें सचिन पायलट भी संतोष जाहिर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी। उधर वसुंधरा राजे राजस्थान के धार्मिक यात्रा बता रही हैं, लेकिन इसे सियासी दौरा कहा जा रहा है। अमित शाह आने वाले हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो 2023 की तस्वीर क्या होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन उसकी उथल पुथल जो है उसको जरूर अभी से पैदा करना बताया जा रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। 2023 क्या राजनीतिक दल बहुत जल्दबाजी में है या फिर वास्तव में तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए? अभी जो कुछ चल रहा है उसे 2023 से ही जोड़ा जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये जो कुछ तैयारियां चल रही, चाहे अमित शाह का दौरा हो, वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा या सियासी यात्रा, अशोक गहलोत का पुनर्गठन या
मंत्रिमंडल का विस्तार, जो कुछ कवायद चल रही है, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, हर किसी को संतुष्ट करने की बात की जा रही है, 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखें हम इसको। देखिए योगेंद्र जी, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में बनी रहे जो सत्ता में होती है, और जो सत्ता में नहीं होती है वो पार्टी की चाहती है कि सत्ता में आने का प्रयास करे। और इस प्रयासों के तहत सब कुछ जो कुछ देखने को मिल रहा है वो सब एक कांग्रेस भी ने भी देखिए 1.5 साल से करीब 1 साल 1 साल 3 महीने हो गए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, पुनर्गठन भी हो गया, और सचिन पायलट को कुछ मिल भी गया और दोनों ने संतोष भी जता दिया। लेकिन देखिएगा इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार में बहुत सारी चीजें देखने को मिली आपको। एससी को ज्यादा तरजीह मिली, जब सब हर कोई कह रहा है कि दलित को हमने पर्याप्त नेतृत्व दिया। इसका मतलब पहले दलित का नेतृत्व एक ही था और वो भी चले गए थे, तो उसके बाद नहीं रहा था दलित का नेतृत्व। एसटी को भी दिया, ओबीसी को भी दिया, और हर तरह से, और जैसे जाट गए तो जाट को रिप्लेस भी किया, ब्राह्मण को भी रिप्लेस किया। तो उन्होंने कोशिश की कि हर को कुछ न कुछ दे करके ये जताने का प्रयास किया कि हम सब साथ साथ हैं। अब साथ साथ कितने होंगे ये तो, क्योंकि आने वाला अभी तक पूरा तरीके से मंत्रिमंडल तो बन गया, अब आपके सामने सलाहकार 6 बन गए, उनको अभी तक दर्जा क्या दिया जाए ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां फंसी हुई है। इसके अलावा संसदीय सचिव बनने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं, नहीं हो रहा, क्योंकि नियम आए हैं, क्या अप्रूव होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें अंधेरे के पीछे भी चल रहा है कुछ, और बहुत नाराजगी भी देखने को मिल गई। बहुत सारे ने कहा कि हमारे लायक नहीं है वो। और दूसरी तरफ भाजपा में भी जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने ये कहने को तो ये कहा है कि मैं धार्मिक यात्रा पे हूँ और मेरे से दिवंगत हो चुके लोगों के घर मिलने जा रही हूँ, और मिलने भी जा रही भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक वो अपना शक्ति परीक्षण भी साथ साथ कर रही हैं। क्योंकि वो अगर धार्मिक यात्रा पे जाती तो धार्मिक यात्रा में चुपचाप जाके मंदिर में जाकर के, और जिनके पास जाना था जाती, उनको जिस प्रकार हेलीकॉप्टर से जाना, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना और ये प्रदर्शित करना कि मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं और मेरे बिना रह नहीं सकते, वो जिस प्रकार से वो दिखाती हैं और सब कुछ करती है। वो कह रही है कि भाजपा मैं प्रधानमंत्री को भी याद करती हैं और प्रधानमंत्री के नारे को भी कहती हैं कि सबका विकास सबका साथ होना चाहिए, और फिर लोगों को कह भी देती है कि मेरी ये यात्रा धार्मिक यात्रा है, ना कि राजनीतिक तौर पर यात्रा है। लेकिन अब जब अमित शाह की आज चर्चा सुनी गई कि कार्य समिति की बैठक जयपुर में होने वाली है, 5 तारीख को यहाँ आने वाले हैं, और वो जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, केवल विधायकों से नहीं, इनके जिले के निर्वाचित जिला प्रमुख भी हैं, पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, पार्षद भी हैं। मतलब एक बड़ा भाजपा जयपुर में विशाल कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करके दिखाना चाहती है, और साथ साथ नेताओं को सबक भी देना चाहते हैं। देखिए सतीश पूनिया पर्दे के पीछे से तो वसुंधरा जी को भी क्या संदेश दिला पाएंगे अमित शाह जी, क्योंकि जेपी नड्डा से बात बन नहीं पा रही है। जेपी नड्डा जिस तरह से आए थे और वो मिलाकर के चले तो गए, लेकिन बन नहीं पा रही, इसलिए अमित शाह को बुलाना, इनको मिलाया लेकिन अभी इनको मिलाया लेकिन दिल नहीं मिल पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए दिल नहीं मिला, यही कारण है कि एक दूसरे के कार्यक्रम में जा सकते थे, सतीश पूनिया जा सकते थे। तो चलो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि रायता अभी प्लेट में रहता है कि नहीं रहता है, ये देखने वाली बात होगी श्याम जी। वो तस्वीर बड़ी चर्चित रही थी, कोइंसिडेंट सतीश पूनिया जी ने भी उन्हें रायता ही परोसा उस दिन। खैर चलिए सुरेश गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। वसुंधरा जी की यात्रा को लेकर के चर्चाएं बहुत हैं, हालांकि आपकी पार्टी की नेता हैं और लोग कह रहे हैं कि अपना दमखम दिखाने आई हैं ताकि एहसास कराया जा सके कि हाँ उनका वजूद अभी राजस्थान में है, वो गई नहीं है। बेशक पारिवारिक कारणों से थोड़ा बाहर रह रही हो, लेकिन वो अभी भी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उन्हें चाहने वाले राजस्थान में हैं। तो 2023 का मकसद जो है बीजेपी का वो है कि कांग्रेस को बाहर निकाल करके हम सत्ता में आएंगे, लेकिन चर्चा ये भी है, समीक्षकों का ये कहना है कि बीजेपी कांग्रेस पे तो निशाना साध रही है लेकिन बिखराव अंदर बहुत सारा है अभी। देखिए योगेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। वसुंधरा जी अपनी धार्मिक यात्रा पे गई है, दर्शन भीलवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी है जो भी है, मतलब उनके दर्शन करने के लिए गई हुई है। अब दर्शन करने के लिए धार्मिक यात्रा पे तो जा सकते हैं। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत है और मजबूती के हिसाब से 2023 के अंदर चुनाव लड़ेगी और जीत के आएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में वापस शासन आएगा। जो कांग्रेस का कुशासन है, जो 3 साल से आपने देखा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, अत्याचार, गंदगी
महंगाई के अंदर आज बिजली के बिल कितने बढ़ गए, गंदगी पानी कौन है, सी? यहाँ पे वेट है, ये सब चीजें हैं। तो उस तरह से जनता त्रस्त हो गंदगी चुकी है। कौन तो सी सर? जनता गंदगी 2023 में वापस गंदगी भारतीय जनता पार्टी को गंदगी किस तरह की है? निगम वाली गंदगी? निगम वाली गंदगी भी और भ्रष्टाचार की गंदगी देखो ना। हाँ। आए दिन आज ट्रेप हो रहे हैं, आए दिन ट्रेप हो रहे हैं, कोई ना कोई अधिकारी रोजाना ट्रेप हो रहा है। तो गंदगी कितनी भरी हुई है, उस गंदगी को साफ करना भी तो जरूरी है ना। आज देखिए ना, जो देखो वही भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो रहा है। और आज अत्याचार कितने हो रहे हैं। आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 है अत्याचार के ऊपर, भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे है। खुद मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के सम्मेलन में बोल रहे हैं कि भाई शिक्षक का ट्रांसफर पैसे लेके होता है क्या? हाँ, शिक्षक बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने कि साहब हमारा ट्रांसफर पैसे लेके हो रहा है। आप लोग इससे पूछ के कोशिश तो करते हैं सुरेश जी, आप लोग भी शिक्षक सम्मान समारोह में कभी पूछ के कोशिश तो करते हैं कि भाई क्या स्थिति है? आप ये देखिए ना कि मुख्यमंत्री जी के सामने आज शिक्षक ये बोल रहा है, कहाँ से मेरा कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, साबित हो रहा है कि इसके अंदर कहीं न कहीं यहाँ के मंत्री लोग, यहाँ के जो नेता लोग हैं वो लिप्त है। बिना पैसे दिए ट्रांसफर नहीं होता। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग एक बार कोशिश करके देखते हैं कि वास्तव में क्या चल रहा है, कि पहली बार ही ट्रांसफर में पैसे लिए जा रहे हैं कि पहले भी कुछ हुआ है। खैर चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके। योगेंद्र जी, कांग्रेस का जब भी शासन रहा है तब यही हालात रहे। कांग्रेस के शासन के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहे। आप किसी भी तरीके का देख लीजिए। आप जी अभी कोरोना काल के अंदर क्या हुआ? पंजाब के अंदर 400 रुपए की वैक्सीन लेके 1200 रुपए में बेच दी इन्होंने। तो ये क्या किया इन्होंने? आप जहां के अंदर देखिए, जब मास्क ऐसा में लेकिन 2023 का क्या संबंध है इन सब चीजों से? गायब होते हैं क्या? सुरेश जी, 2023 का कोई संबंध होगा इनसे? 2023 में निश्चित रूप से यहाँ का महंगाई का, जहाँ यहाँ बिजली पानी की जो यहाँ की समस्या है उस पर हम जनता के सामने जाएंगे और जो 2023 में हम जीत के आएंगे। जो यहाँ का कुशासन। अरुण जी सुना अभी आपने, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी हमें चुनौती देगी, पहले अपने फैले हुए रायते को समेटे। अब डोटासरा ने जो कहा है, और कहा है कि उनके तो मुख्यमंत्री के चेहरे इतने सारे हैं, वो खुद ही तय कर नहीं पा रहे हैं कि किसको कितने मुख्यमंत्री बनाना है, कब कब क्या बनाना है। तो हमारी बीजेपी परवाह न करे, हम लोग एकजुट हैं और वापस करेंगे। आधार क्या होगा कांग्रेस का वापस आने का? बीजेपी से खारिज कर रही है। कांग्रेस का आधार वापस आने का, और वो भी बहुत सशक्त तरीके से, बड़ा सिंपल है योगेंद्र। ये जो परफॉर्मेंस है 3 साल की हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार, वो अपने आप में काफी है। और आए दिन अब आपको संकेत भी मिलने लगे हैं, वो चाहे उपचुनाव हो। देखिए 8 में से 6 उपचुनाव कांग्रेस ने अभी जीते हैं इस टेन्योर में, जो कि एक परंपरा को तोड़ने का काम है। इससे पहले यही होता था कि जो पार्टी गवर्नमेंट में होती थी वो जनरली उपचुनाव हार जाती है, क्योंकि विपक्ष मुद्दे लाता है, मुद्दे बनाता है, और ऐसा ट्रेंड रहा है राजस्थान में। लेकिन इस बार न केवल 8 में से 6 जीते हैं, और जब हम विपक्ष में थे तो भी यही रेशो था, 8 में से 6 हम तो जीते थे। पंचायत और जिला प्रमुखों के चुनावों में भी ये पूरे संकेत हैं कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। अभी पिछले रविवार को योगेंद्र जी, एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ा आस टूटी है। मतलब मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से ये लगातार ये कहते रहे हैं, अव्वल तो विस्तार कब होगा। हमने कभी भी इनसे जीवन में नहीं पूछा कि दिल्ली में विस्तार कब होगा, गुजरात में विस्तार में सारे बदल दिए। इनका आंतरिक मामला है, पर ये हमारी बहुत चिंता करते हैं, लगातार चिंता में रहे। फिर उनकी दूसरी घोषणा ये थी कि विस्तार होते ही विस्फोट होगा और ये सरकार गिर जाएगी। मतलब मुझे सहानुभूति है इनके साथ। ये जो सपना इन्हें 1.25 साल से लगभग पाल रखा था, आखिरी आस थी, और तो कोई काम किए इन्हें नहीं है। इनको लगा इनमें कुछ फूट जो पड़ेगी उसका हम फायदा उठा लेंगे, और एक प्रयास सा हुआ भी था। लेकिन सब एक साथ हो गए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सबको संतुष्टि है, और अब बिल्कुल एकमुखी होकर कांग्रेस एक्सेलरेटेड, मतलब स्पीड अब जो पकड़ेगी आगे के 2 साल में, तो वो मिसाल होगी। आपने
उसके भी संकेत देख लिए हैं कि मुख्यमंत्री ने कल ही सभी मंत्रियों को कह दिया है कि हफ्ते में 3 दिन जन सुनवाई करना जरूरी है और अपने प्रभार के जिले में महीने में 2 बार यात्रा करना जरूरी है, वहां ठहरना जरूरी है, दरवाजे खुले रखो। जनता की सेवा का जो व्रत कांग्रेस ने लिया है उसकी वजह से 2023 की प्रबल संभावनाएं हैं कि हम एक बार ये प्रथा भी तोड़ के दिखा देंगे कि अल्टरनेटिवली यहाँ तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। और रही बात अमित शाह साहब के दौरे की, उनके पास इस दौरे में, राजस्थान के दौरे में काफी काम फैला लिया है राजस्थान की यूनिट ने, उनको काफी काम करना है। टेक्निकली हमको भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक स्थिति से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहा है जरूर जाए, अगर उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि नहीं ये तो स्पष्ट राजनीतिक संकेत हैं, तो वो भी, उससे हमको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है अमित शाह जी को बहुत काम करना है यहाँ, क्योंकि नड्डा साहब आके देख चुके हैं, काफी प्रयास चलते रहते हैं। रही बात वसुंधरा जी की, उनका रिकॉर्ड है, वो 4.5 साल अगर शांत भी बैठे तो आखिर के 6 महीने में ठीक ठाक लास्ट ओवर्स में बैटिंग करती हैं। अब तक का रिकॉर्ड यही कहता है उनका। लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी आप लोग वसुंधरा जी की बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी बैटिंग पे ही फोकस करेंगे? हम अपने काम में लगे हुए हैं योगेंद्र जी, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया, हमारा कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। ये जरूर है कि पूरे देश में इस समय जो माहौल है, जो महंगाई की हालत है, जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो, चले वापस आ रहा हूँ अरुण जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, बड़ी रोचक बात है, बीजेपी कांग्रेस को एक दूसरे की फिक्र है, और वैसे खैर होता भी यही है कि कभी भी आप किसी रण में जा रहे हो, चाहे राजनीति का हो या फिर रियल बैटल हो, उसमें यह देखा जाता है सामने वाले की कमजोरी क्या है। अभी दोनों पार्टियों के सामने जो चुनौती है वो एकजुटता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बेशक एक दूसरे पर निशाना साधते हो, लेकिन शीश महल दोनों ही तरफ हैं। अब यहाँ एक बात ये आती है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कांग्रेस ये तो दावे कर रही है कि बिल्कुल हमने दिखा दिया कि बीजेपी कह रही थी बनते ही गिर जाए। बीजेपी का भी ये कई बार इस तरह के मैसेज आए कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने तो उसके बाद में 24 घंटे 72 घंटे बाद में देखना असर क्या होगा। आई थिंक 72 घंटे निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का वो रिस्क तो कवर हो चुका। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच जो गैप है वो मंत्रिमंडल विस्तार से भर पाएगा और 23 की ओर मूव कर पाएंगे? श्याम जी, एक बड़ा सवाल है ये, जो अभी गलियारों में जो तैर रहा है। अभी अरुण जी जैसे दिल मिलने की बात कर रहे थे कि उनके दिल नहीं मिले, ये भी सामने वालों के दिल मिलाने की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि दिल मिल रहे हैं दोनों तरफ? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का परिस्थितियां 2 दिन में देखी आपने, दिल मिले होते तो जाके बैठ के खाना भी खाया होता, बातचीत भी की होती, लेकिन ऐसा मेरे को लगा हुआ नहीं। वो जाके दिल्ली में डोडासरा और रघु शर्मा से बात करते हैं और फिर बाहर आके कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने सत्ता में भागीदारी निभाई और जिस तरह से दलितों को वर्चस्व दिया और संतुष्टि हुई, उसी प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि संगठन में भी इस प्रकार का सामना होगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के साथ तारतम्य अभी तक बैठ नहीं पाया और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि सचिन पायलट की भूमिका आखिर राजस्थान में रहेगी या कहाँ रहेगी। इस चीज के लिए बहुत सारी सवाल सामने सबके सामने खड़े हैं और बीजेपी भी इस चीज को उठा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी इस चीज के लिए चिंतित है कि उनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत दिन से इनको है कह रखा है कि दिए जाएंगे 20,000 नियुक्तियां जिले और ब्लॉक स्तर पर होगी और प्रदेश स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी है और बाकी बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन के अंदर है, वो बाहर निकलेगी क्या होगा, सही अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह की स्थितियां कही जा रही थी उसमें से कुछ हद तक तो समेटने में कोशिश की गई कि हाईकमान ने कोशिश की है कि किसी तरह से बैठ जाए, दोनों बैठ करके और समझ हो जाए। लेकिन भाजपा में देखिएगा, अभी सुरेश जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने समारोह में पूछ लिया कि, लेकिन आपके तो अगर विधानसभा में आप तो जाते नहीं है, मैं और योगेंद्र जी जाते हैं, वहां पर कालीचरण जी के बारे में पेट्रोल पंप का तो बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। आप भी सुन रहे थे कि अगर जिस प्रकार की बातें होती ये सब चीजें होती हैं। जी बोले। ये तो अब गर्ग साहब बताएं। गर्ग साहब, सुना भी आपने श्याम जी को?
देखो, श्याम जी की बात पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल पंप उसका खुद का, रिलायंस का पेट्रोल पंप पे अपना पेट्रोल बेच रहे हैं, ऐसा तो कहीं पे आया नहीं। और आप आया तो सुरेश जी, मैं तो सुरेश जी, एक चीज जानता हूँ, सुरेश जी आया तो कई बार है अखबारों में, आया तो कई बार है, लेकिन वो चलिए एक बात अलग है कि वो शिष्टाचार मुलाकात कहें कि भ्रष्टाचार की मुलाकात कहें। मैं तो यहाँ अभी योगेंद्र जी मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षक बोल रहा है, वो बड़ी बात है। ट्रांसफर बिना पैसे लिए नहीं हो सकता। इससे ज्यादा बदतर क्या पोजीशन हो सकती है? सुरेश जी, क्या आप मेरी बात जाके किसी ने ये बोला कि साहब हमने पैसे लेके ट्रांसफर कराया है? किसी व्यक्ति ने ये नहीं बोला। आप जबरदस्ती किसी चीज पे आप आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर सरासर दिख रहा है ना कि आपको आप अपडेट कर रहे हैं के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। गर्ग सर आपको अपडेट कर रहे हैं श्याम जी कुछ। देखिएगा कि अलवर के विधायक हैं, सिंगल थे विधायक, आपको नाम याद हो तो, उन्होंने हाउस में आप ये देखे ना, कांग्रेस के अंदर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आज एक एमएलए ने क्या बोला, बोले साहब मुझे ये बता दीजिए कि मंत्री बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आज कांग्रेस के विधायक ये बोल रहे हैं कि साहब मंत्री बनने के लिए मुझे तो ये बताइए, आप लोगों का चुनावी एजेंडा अपना काम रहेगा कि सामने वाले की चूक रहेगी? गर्ग साहब, सबसे पहले तो विधायक होना जरूरी होता है, और बिना विधायक विधायक बोल रहा है ना, विधायक बोल रहा है कि साहब मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दयाराम परमार विस्तार हुआ है, तब विधायक बोल रहा है कि साहब मुझे ये समझ में नहीं आता, तो उसमें असंतोष है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज कांग्रेस के अंदर असंतोष है, और आने वाले टाइम में ये असंतोष झलकेगा। आपको पता लग जाएगा जिस तरह से 2 महीने 1.5 महीने बाड़ेबंदी में रहे ना, वापस ये बाड़ेबंदी में चले जाएंगे। अब आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा इसकी। आप जो कह रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री चाहेगा तो बिना विधायक भी मंत्री बना सकता है, उसको अधिकार है 6 महीने के लिए, तो ये किसी अलग है। इनके जो कांग्रेस के विधायक है, क्या उनको पता नहीं है किस तरह से मंत्री बना जाता है? तो वो सार्वजनिक रूप में ये बोल रहे हैं कि साहब विधायक मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये उन्होंने लेटर लिखा है। आप देखिए, सार्वजनिक लेटर लिखा है कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो आने वाले टाइम में अभी और बहुत सारे विधायक आएंगे जो इस तरह से कहेंगे, और टाइम में भी होता था, वो तो कांग्रेस बीजेपी के टाइम में भी होता था। हर विधायक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, 15% बन सकते हैं, 30 लोग बनेंगे, 20 लोग बन गए तो देखिए, आप सुन लीजिए, आप जरा, आप अपनी बात भी तो, आपकी पार्टी के अंदर जिस तरह की स्थितियां बन गई है, अमित शाह जी को बुलाने के लिए क्यों जरूरत पड़ी है मुझे नहीं पता पड़ रहा अभी तक। हमारे प्रदेश सुनिए सुरेश जी, श्याम जी, लेकिन अमित शाह देखिए बीजेपी के वो कद्दावर नेता है, जिन राज्यों में चुनाव है, जहां पे भी उनको कुछ लगता है वो जाते हैं। राजस्थान वसुंधरा जी के टाइम पे भी काफी सक्रिय रहे, उत्तर प्रदेश के भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको प्रभारी बनाया गया है। बहुत ही बड़ी बात है कि जो पूरे देश की रणनीति तय करते हैं, पर्टिकुलर एक सेगमेंट दिया गया है उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो वो देखिए पार्टी के इस कद के नेता है कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा संदेह क्यों लग रहा है कि विशेष परिस्थितियों में उन्हें बुलाया गया है? वसुंधरा जी की धार्मिक यात्रा, और वसुंधरा जी को जेपी नड्डा जी समझाने के बाद भी नहीं समझ पाई, वो फिर निकल गई, और निकलने के बाद देखिएगा कि अब आप देखिएगा जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि अमित शाह ही समझाएंगे आकर के, अमित शाह ही सब कुछ करेंगे। तो ये जिस प्रकार से पार्टी के अंदर लोगों को और को विकसित करने का मौका जब मिल रहा है तो नहीं दे रहे हो आप। अब देखिएगा, आज इनकी बैठक हुई है, आज देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी सतीश जी की, और सतीश जी से पूछा कि वसुंधरा जी के बारे में, उन्होंने कहा कि उनकी धार्मिक व्यक्तिगत यात्रा है। अब व्यक्तिगत यात्रा होती है तो फिर प्रचार प्रसार करके थोड़ी ना होती है, बैनर झंडे लगाना। इनके कालीचरण सराफ अजमेर में मीटिंग ले रहे हैं, श्रीचंद किलपरानी चित्तौड़ में मीटिंग ले रहे हैं, यूनुस खान पूरी चीज को देख रहे हैं। तो इनके 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक सब, पुराने विधायक सब लगे हुए हैं, और ये दिख रहा है। और वो कह रहे हैं कि वसुंधरा जी आएंगे तो हमारा अस्तित्व कायम रहेगा। पार्टी से लोग नहीं जुड़े हुए हैं, नेताओं से लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए चिंता का विषय कांग्रेस में भी है और बीजेपी में है। हमेशा जब पार्टी से लोग जुड़े रहते हैं तो संगठन मजबूती की तरह से चलता है। अभी बार बार कांग्रेस में भी बात हो रही है कि जिला अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे, ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे। मना कौन कर रहा है करने के लिए? संगठन को। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप लोग ठीक है 23 की तैयारी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमारा काम, विजन, संगठन की सबसे बड़ी बात है आपके कि संगठन जो है करीब 1.25 से 1.5 साल
तो इसी में लग गया है कि कौन जिलाध्यक्ष बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, कौन क्या बनेंगे। बहुत लंबी पारी तो अकेले डोटासरा जी खेलते रहे, तो संगठन चयन करने में इतना वक्त लग गया। आप लोग बीजेपी के तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी जो चीजें हैं वो आपको कैसे लगता है कि मिसमैनेजमेंट नहीं है? इतने लंबा समय आपकी पार्टी के लोग धरातल पे चर्चा करने के लिए नहीं है, आप फ्लैगशिप योजनाओं उतारना चाहते सरकारी ढर्रे के भरोसे? देखिए, मैं योगेंद्र जी कहना चाहता हूं कि एक तो मैं गलत था। जब मैंने कहा कि पिछले रविवार को बीजेपी की आखिरी आस भी टूट गई, ऐसा लगता है अभी भी उस आस की नहीं, रविवार का नहीं था, इन्होंने तुरंत का नहीं, 72 घंटे की मोहलत दी थी, 72 घंटे के लिए कहा था इन्होंने। फिर भी अभी भी ये थोड़े निराश हुए नहीं है, और कम से कम कैमरे पे तो यही दिखाया जा रहा है। ये इन्होंने दयाराम परमार जी की लेटर को उद्धृत किया है। मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ, उनकी उम्र करीब 80 है, 80 से थोड़ा ऊपर है। 2 बार अशोक गहलोत जी की सरकार में वो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। अब इस बार उनका नंबर नहीं आया है तो थोड़ी कुंठा है। हालांकि महत्वाकांक्षाओं की भी एक सीमा होती है, उसकी आयु भी होती है। उसके बाद अगर वो पूछ लें 2 बार का मिनिस्टर बनने की क्या क्वालिफिकेशन होती है, मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत महत्व है। सामयिक बात है, आज उन्होंने कह दी है, उनका अब भी पार्टी में सम्मान है, उन्होंने अपने टाइम में काम किए हैं आदिवासियों के लिए। लेकिन ये इंडिविजुअलिस्टिक सिचुएशन है, इसको ये लेना कि असंतोष के ज्वालामुखी पे बैठी है ये सरकार, ये बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल संतुलित मंत्रिमंडल स्थापित हो चुका है। लाइटनिंग स्पीड पे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गति इस समय मूल मंत्र है, वो शुरू हो चुका है इसी मंत्रिमंडल के गठन के साथ। संगठन की बात पे भी मैं आपकी जो कंसर्न है वो समझता हूं, और उस पर भी बहुत स्पीड से काम है। अभी डोटासरा जी कल परसों सोनिया जी से और केंद्रीय नेताओं से मिलके आए हैं। आप 1 हफ्ते में एक संगठन खड़ा होते हुए देखेंगे, और जिसमें अगेन सबका तालमेल होगा, सभी लोगों से सलाह ली गई है, लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ घोषणा होने की देर है। उसके बाद संगठन और सरकार दोनों मिलके फुल स्पीड पे लग जाएंगे। जो भी प्रचार प्रसार करना है, योजनाओं का काम जो हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस समय माहौल बना दिया है, महंगाई का, फ्यूल का, और आर्थिक स्थितियों पे जो हालत है हमारी। देखिए, इनकी जो विशेषज्ञ हैं ये जिस काम में है वो एक ही है। आप मार्क कर लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, ये फाइनली हिंदू मुसलमान पे उतर के ही मानेंगे। और मैं आपके मंच से साफ कहना चाहता हूं, चलिए, आप लोगों को ये संदेह लग रहा है, अरुण जी आप लोगों को ये डाउट है तो तैयारी पहले से रखिए, लोगों का ब्रेन वॉश करिए कि ना ऐसा कुछ नहीं है, ये चाल खेल रहे हैं। नहीं, 1 मिनट, मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपके मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान का कोई कॉन्फ्लिक्ट देश की प्राथमिकता कतई नहीं है। इस समय कोई जरूरत नहीं है ये हिंदुत्व और इसको फैला के, और इसके अब्बा जान चाचा जान रामचंद्र जी की क्या जाति है, रामचंद्र जी अगर बीजेपी अगर नहीं होती तो समुद्र में पड़े होते, इन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं है। आप सीधे सीधे आर्थिक मुद्दों पे बात कीजिए, देश की क्या हालत कर रखी है आपने, उसके बारे में बात कीजिए। महंगाई का क्या हाल है, आपके जो वादे थे बड़े बड़े किंग साइज वादे, किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ, अरुण जी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, उस पर जवाब दीजिए। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, आपके नेता आके बोले थे 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, बेरोजगारी भत्ता, क्या कर रहे हो बेरोजगारी भत्ते पे? वापस देखना चाहता हूँ, वो RS सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, उसके अंदर अपने घर के आदमियों को कम नंबर हो गए, बाद में भी टॉप पे पहुंचा दिया। सारे जवाब दीजिए। प्योरली मुद्दों पे हुए, कर्जा माफ कर दिया क्या 10 दिन में करने वाले थे जो? केरल भी गए थे, तमिलनाडु भी गए थे, राजस्थान में भी उनका स्वागत है। वायनाड पहुंचा दिया हमने।
अजी यूपी से वायनाड पहुंचा दिया आपको हमने भाई। जी श्रेयस जी, बिल्कुल बड़ी रोचक बात है कि खुद की तैयारी क्या है सभी पार्टियों की, उस पर इतना फोकस नहीं है, लेकिन सामने वाले के क्या चल रहा है उस पर जरूर फोकस है। तो श्याम जी, यही एक आधार रहेगा जीतने का? देखिए योगेंद्र जी, अब दोनों ही पार्टी जीतना चाहती हैं और एक पार्टी सत्ता में वो रहना चाहती है और दूसरी पार्टी उसको हटाना चाहती है। अब जिस तरह की स्थितियां हैं, देखिएगा अब आने वाले समय में बीजेपी, मैं मान के चलता हूं कि आपके जो गैस है उस पर सब्सिडी देने वाली है बहुत जल्दी। इन्होंने रिजर्व पेट्रोल और डीजल का वो भी खोल दिया है, भंडार भी दे दिया है, तो इसका मतलब पेट्रोल और डीजल और सस्ता होने वाला है। तो देखिए चुनाव में 314 सीटें ये जिस तरह से जीते और जो 3 राज्यों में जिस प्रकार से सत्ता का दरवाजा खुलता है देश की सत्ता का, इसलिए कुछ ना कुछ करेंगे ये, और करने के बाद महंगाई में कंट्रोल करने की बात कहेंगे, फिर चुनाव में कहेंगे देखिए हमने तो जनता के लिए कर दिया, सब्सिडी देनी 312 रुपए की सब्सिडी देने की तैयारी भी चल रही है। तो गर्ग साहब बता नहीं रहे, गर्ग साहब को कहना चाहिए कि हम तो सारा भंडार देने के लिए तैयार है, लेकिन सत्ता में वापस हमको ला दो, यूपी में ला दो, पंजाब में ला दो, उत्तराखंड में ला दो, क्योंकि यही देश के दरवाजे हैं। ये दरवाजे बंद हो गए क्योंकि देखिए गुजरात से प्रधानमंत्री को आना पड़ा यूपी, और यूपी का होके रहना पड़ा। पंजाब जाते हैं गुजरात लेकिन आ जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं अब, क्योंकि अब देखिएगा आने वाले में सोनिया गांधी चुनाव पार्लियामेंट का लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, या प्रियंका लड़ेंगी, ये बहुत सारे निर्णय आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बात सही है कि घमासान अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए या सत्ता को पाने के लिए दोनों तरफ से जारी है। और मैं मान के चलता हूँ दोनों नेता अपनी कमियों को उजागर करके उसको सुधारने की बात नहीं कर रहे, वो दूसरा गलत है, हम सही है। तो इसलिए चले मैं माफी चाहूंगा सर। तो 2023 की तस्वीर अभी से तय होने की तैयारी में है राजनीतिक दल, लेकिन होगा क्या, ये बहुत लंबा वक्त है, अभी 2 साल का वक्त कम नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक दलों को बहुत कम लग रहा है ये। तैयारी के नाम पे अभी यही कह सकते हैं कि सामने वाले की कमजोरी ही आधार रहेगी। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आएगा उस समय चीजें भी सामने होंगी, लेकिन वक्त लंबा है, अभी इसे मैं बहुत शॉर्ट नहीं मान सकता। लेकिन चलिए, राजनीतिक दल हैं, तैयारी करें तो करें। पिछली बार बीजेपी ने जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान हुआ था, तब से ही 2018 की तैयारियों में लगी हुई थी कि हम इस मिथक को तोड़ेंगे। वही अब की बार बीजेपी भी कर रही है, माफ करिएगा कांग्रेस भी कर रही है। अब ये टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा, ये तो हम 2 साल बाद ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल तैयारियां जो हैं वो दूसरे के कमियों के आधार पे ही की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये तो तय है कि जिस तरह की हलचल दिख रही है, सियासी रंगत जरूर चढ़ती दिखाई देगी, यानी कहूं कि उसे परवान पे भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।